ये सब भी है, इस पर किसका हक है? इसको कौन लेता है? सरकार के नाम पे राजनीतिक दल लेते हैं, कुछ राजनीतिक संगठन बनाए, वो संगठन सरकार बजाते हैं तो उसका वो लाभ लेते हैं, फिर उनके साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो लोग लेते हैं। आम जनता को तो उसमें हिस्सेदारी है नहीं। आकलन है कि हमारे देश में अभी भी 200 करोड़ टन कोयले का संचित भंडार है, बचा हुआ भी है, जो अब तक निकल चुका है वो तो निकल चुका है। लेकिन क्या उस लोहे को निकालने, साफ करने और फिर उसको ले करके यानी ट्रांसपोर्टेशन के बाद, यानी यातायात के खर्च के बाद यही लगना चाहिए था हमको, लोहा चाहिए था, क्योंकि तो संपत्ति सबकी, तो इतना ही खर्च हमसे लिया जाना चाहिए जो कि साफ करने में लगा, खदान से निकालने में लगा और हमारे घर तक पहुंचने में लगा। यही होना चाहिए। जितना भी हमको मिले, वाला हमको एक ही टन हिस्सा मिले, 1.5 टन हिस्सा, प्रति व्यक्ति का लगभग 1.5 टन हिस्सा है एक व्यक्ति का। तो अगर घर में 5 लोग हैं तो 60 टन हिस्सा उस व्यक्ति का पड़ रहा है, लेकिन उसको बिना पैसे के खरीदने के, अपने ही देश की संपत्ति को खरीदेगा अपनी मेहनत से जो कमाई किया हुआ, उस संपत्ति को ले कौन रहा है, रख कौन रहा है, किसका उस पर एक अधिकार? और जिस पर उसका एक अधिकार, इसका मतलब वो तो दिनों दिन धनी बनता जाएगा, क्योंकि अब कुछ लोग ऐसे कुछ संपत्ति को दूसरे देशों में भी बेच रहे हैं। ऊर्जा के संसाधन है, कोयला है, तो ये, और हमको कुछ नौकरी के नाम पर, वो भी नौकरी समाप्त हो गई, कुछ ऋण के नाम पे, कुछ सरकारी सुविधाओं के नाम पर कुछ अंश दे दिया जाता है। प्रश्न उठता है कि आप देने वाले कैसे कौन हो गए? इसी जब राष्ट्र का संसाधन है, इस राष्ट्र के संसाधन पर अधिकार रखने वाले, उसको देने वाले से उसका डिस्ट्रीब्यूशन करने वाले 2-4 लोग कैसे अधिकार रख लेते हैं, 10 लोग कैसे अधिकार रख लेते हैं? तो ये कैसे मिटेगी? और हम उनके ऊपर निर्भर हो जाते हैं कि हमको रोजगार दे, हमको बिजनेस दे, हमको ऋण दे, तो हम धंधा खड़ा कर लें, तो हमेशा हम उनकी ओर तो आतुर निगाहों से देखते रहेंगे। फिर रही बात कानून बनाने की, जितनी भी सरकारें होती हैं कानून बनाने के नाम पर तो कभी नहीं उठ मांगती। तो हम शिक्षा के क्षेत्र में ये कानून बनाएंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में ये कानून बनाएंगे, निजीकरण के लिए हम कानून बनाएंगे, जब सरकारीकरण समाप्त करेंगे, निजीकरण रखेंगे, उस समय तो ये मुद्दा नहीं उठाते हैं चुनाव में, और जीतने के बाद वो कानून बना देते हैं, और कानून का प्रभाव हमारे जीवन में पड़ता है। शिक्षा में निजीकरण हो गया तो अब उसको खरीदना हमको पड़ेगा। सरकारी कर होता तो हमको सरकार के कर हम प्राप्त कर दें, निजीकरण तो खरीदना पड़ेगा। ये तो नीति उन्होंने बना दी, तभी निजीकरण आएगा। स्वास्थ्य में निजीकरण आ जाएगा, कंपनियों में निजीकरण आ गया। तो पहले तो ये नेता ये गलती करते हैं और हम लोग उसके पीछे लघु बने हुए। और फिर गरीबी का मैंने बताया कि गरीबी का क्या काम है, क्योंकि संसाधनों को उन्होंने कब्जा कर लिया है और कानून बनाने में हमारी कोई हिस्सेदारी है। अब कहीं न कहीं हम लोगों को जातियों में बांट दिए अलग अलग, और जाति में हम लोग एक प्रमाण पत्र हासिल करने के लिए ज्यादा परेशान हैं, आरक्षण प्राप्त करने के लिए ज्यादा परेशान हैं। अरे जब नौकरी ही नहीं रहेगी तो हम सर्टिफिकेट लेकर करेंगे क्या? सीधी सी बात है। पहले हमको हिस्सेदारी दो ना, धन में हमको हिस्सेदारी मिलनी चाहिए, फिर शिक्षा हमारे पास उपलब्ध हो सभी के लिए, और हमारे पास एक निश्चित धन मिलेगा तो हम लोग अपनी शिक्षा की व्यवस्था सारी जरूरतों को पूरा कर लेंगे। तो ये देखा गया कि हमारे देश में इतना धन है कि अगर हम एक अमीरी रेखा का कैप लगा दें, जो बहुत बुद्धिमान है, बहुत बुद्धिमान है, तो यहाँ क्राइटेरिया रखे हुए ज्ञान का, कि जो बहुत बड़े से वैज्ञानिक है, वो देश के लिए, समाज के लिए, दुनिया के मानवता के लिए बहुत कुछ करता है, तो अगर उसकी प्रतिभा बहुत ज्यादा है तो उसको कुछ सम्मान मिलना चाहिए। एक हलवाही के बराबर एक वैज्ञानिक को भी दर्जा देंगे तो उसको थोड़ा मन में आप जैसे उसको तकलीफ होगी ना, तो हम मास्टर सिद्धांत नहीं करेंगे, सबको बराबर करें, उसको एक मिलना चाहिए, उसको एक हक मिलना चाहिए, प्रतिभा का सम्मान होना चाहिए। आप भी प्रतिभावान बने, आपका भी सम्मान होगा। तो जिसकी बेहतर प्रतिभा हो, तुम्हारे प्रतिभा का अंतर 1 से 20 के बीच में ही होता है। किसी की प्रतिभा इतनी अधिक नहीं होती है कि वो 20 सामान्य व्यक्ति से 20 या 40 गुना ज्यादा उसका दिमाग डेवलप हो, 20 गुना का ही अंतर देखा गया है। तो क्यों ना हम उनको एक 20 गुना ही संपत्ति तय करें जी। अगर उनकी संपत्ति 20 करोड़ है वार्षिक कमाई हो जाती है, तो एक आम कम प्रतिभावान व्यक्ति के, सबसे निम्न प्रतिभावान व्यक्ति की भी कमाई 1 करोड़ होनी चाहिए, उन्हीं के बीच सब हो जाए, और सबको एक जो भी कार्य करते हैं, एक नहीं कि तो एक अचल संपत्ति हो गई, घर हो गया, जमीन हो गई, और संसाधनों में हिस्सा उनके ऊपर अचल संपत्ति है। जब वो मुश्किल में पड़ेगा तो उसको बेच सकते हैं, किसी को ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर वो कार्य भी करे, रोज मनुष्य तो कार्य भी करता है, तो कार्य करने को उनकी एक बेसिस भी तय है, मजदूरी भी तय है। तो अब ये देखिए, हमारे किसी को 20,000 रोज रुपये वेतन मिलते, कोई 1-1 करोड़ के पैकेज पर कंपनी होती है, और कोई लोग 100-200 रुपये मजदूरी तय की गई है। ये कौन सा लॉजिक है?
कि किसी की आमदनी रोज 50,000 रुपए है और किसी के रोज 200 रुपए नहीं है मनरेगा मजदूर। इतना बड़ा अंतर क्यों? हाँ ये हो सकता है जब आपने इसके 200 किए हैं तो आप अभी कम 50,000 कर लेंगे पर डे की मजदूरी। हमने अपने आप से आपको 20 गुना आगे रख दिया है, तो आप हमसे 20 गुना आगे रख करके आत्मसम्मान या आत्मसम्मान नहीं फील कर सकते। आप करोड़ गुना आगे होंगे, अरब गुना आगे होंगे तभी फील कर सकते हैं। इसका मतलब तो कम गरीब होते जाएंगे। संपत्ति का ही खेल है, कोई व्यक्ति ज्यादा अमीर होगा इसका मतलब कोई बहुत ज्यादा गरीब होगा तभी हो पाएगा। तो ये 1 से 20 के संबंध में हम बात करते हैं। मजदूरी भी 1 से 20 के ग्रुप में और ये होना है। तो पहले तकनीक नहीं थी, आज तकनीक हमारे पास हो चुकी है, तो क्यों ना हम तकनीक का लाभ लें। पहले कंप्यूटर नहीं थे, मोबाइल नहीं थे, बैंकिंग सेवा इतने बेहतर ढंग से काम नहीं करती थी, मैनुअली सब कुछ चलता था। तो सारी संपत्तियों को पहले तो उसका डेटा निर्धारित कर दिया किसके कितनी देश में संपत्ति है, फिर एक प्रतिभा का भी हम एक क्राइटेरिया बना ले, परख ले परीक्षा के माध्यम से कार्य पद्धति के अनुसार। तो संपत्ति सबकी तो पहले अटैच करने कितनी संपत्ति है और पूरी संपत्ति को जो सबसे प्रतिभावान व्यक्ति है उसको निर्धारित कर 20 करोड़ 50 करोड़ जो भी निर्धारित कर। उसके बाद जो बचता है अब जिसे जैसे जो प्रतिभावान जैसे व्यक्तियों के खातों में वो ट्रांसफर होती चली जाए। अब कार्य की बात हुई, सबको कार्य मिलना चाहिए। तो अब कार्य के लिए जैसे आप एक डॉक्टर हैं तो जैसे सर्टिफिकेट होता है, योग्यता है, आपका अनुभव है, जैसे श्रम कार्ड बनते हैं तो आपके भी जैसे सर्टिफिकेट बनता है तो आपका भी एक कोड बन जाए, उस कोड पर आपकी मजदूरी तय हो जाए। 500 रुपये 600 1000 जो भी 2000 5000 जो भी। अगर आप हमको सेवा देते हैं तो आपके कोड के अनुसार आपकी कोई रसीद हो, वह रसीद जैसे हमारे खाते में और मोबाइल में आएगी हम उतना ही पैसा आपके खाते में ट्रांसफर करें, न उससे कम और न उससे ज़्यादा। ये कह सकते हैं अगर महंगाई बढ़ रही है तो प्रतिवर्ष 5 या 6% जो महंगाई है तो जो सबके लिए हो जाएगी वो सब पे इंक्रीज हो जाएगी वो महंगाई। यानी कुछ आज तो सरकारी कर्मचारियों के लिए आम व्यक्ति कोई महंगाई नहीं है, तो सबका बुलाएंगे। इसी हिसाब से सबका ट्रांजैक्शन होगा, सभी खाते में पैसा जाएगा। एक व्यक्ति का सिर्फ एक ही खाता हो, दूसरा खाता ना हो। अब सरकारी कर्मचारी जो भी होंगे वो सेवा प्रदाता तो है नहीं, सरकारी नौकर, तो उनके पास तो कोई उनकी डिजिटल रसीद ही नहीं होगी, तो उनके खाते में कोई पैसा जा ही नहीं पाएगा। तो जा नहीं पाएगा तो रिश्वत सदा के लिए समाप्त हो जाएगी, वो ले नहीं पाएगा। अपराधियों से पैसा लेकर अपराध करते हैं वो भी समाप्त हो जाएगा। सारे मुद्रा को बंद करके सारे मुद्रा का डिजिटलाइजेशन कर देना चाहिए। नोटबंदी हुई तो नोटबंदी तो ठीक थी, लेकिन हम नोट चलना ही नहीं चाहिए था, उसी प्रोसीजर में आगे बढ़ना चाहिए था। भले जनता को अक्सर और तकलीफ होती, 2 महीने और तकलीफ होती है, सारा लेन देन मोबाइल और चेक से ही करिए ताकि आपके खाते में ही पैसा जाए और खाते से ही पैसा जाएगा और खाते से पैसा जाए तो एक और चीज़ आसान हो जाएगी। जो तमाम तरह के टैक्स लगते हैं और तमाम तरह के अधिकारी शोषण करते हैं वो सारे टैक्सेशन समाप्त हो जाएगी, क्योंकि अभी टैक्सेशन ही हो जाएगी। अगर जितना पैसा ट्रांसफर किया वर्ष में जितना लेन देन किया उसी पर टैक्स लगा देंगे। जैसे मैंने एक साल में 10 लाख रुपए खर्च किए, 10 लाख रुपए का लेन देन करना, किसी मजदूरी दिया, सेवा लिया तो या कोई सामान खरीदा तब पैसा में ट्रांजेक्शन किया तो 10% अगर टैक्स होगा 5% जो भी होगा, जो भी सरकार को बढ़िया लगे तो उतना टैक्स हमारे खाते से कट जाएगा। हम 10 लाख का खर्च किया तो 1 लाख रुपये में टैक्स दे दिया सरकार, किसी ने 20 लाख किया तो 2 लाख दे दे, उसी क्योंकि टैक्स जो जितना खर्च करे उस हिसाब से देगा। तो सब सारे टैक्सेशन समाप्त हो जाएगा और पैसा ले करके अपराध समाप्त हो जाएगा। क्योंकि अपराध के लिए कोई ऐसी डिजिटल रसीद ही नहीं होगी कि उसके खाते में पैसा जाए, क्योंकि ये थोड़ी रसीद जारी की जाएगी कि ये गोली मारने की रसीद जारी की जा रही है। ये व्यक्ति शूटर है नंबर 1 का, किसी व्यक्ति को गोली मारेगा एक व्यक्ति को तो इसकी कीमत 2000 रुपये हो चाहे 5 लाख हो, ये तो होगा ही नहीं सिस्टम, तो पैसा दिया ही नहीं जा सकता। किसी के खाते में नाजायज पैसा जाएगा ही चाह कर भी बेईमानी करने वाला बेईमानी कर ही नहीं पाएगा। और ये बहुत मुश्किल व्यवस्था नहीं है, क्योंकि आप सबके पास स्मार्टफोन हो गए, आने वाले 5-6 साल में और भी बेहतर हो जाएंगे। जो स्मार्टफोन का जो प्रयोग नहीं करो तो लगभग समाप्त ही हो जाने वाले 10-5 साल में, तो ये प्रक्रिया हो जाएगी। धन के लिए, गरीबी दूर करने के लिए उपाय और भ्रष्टाचार दूर करने के लिए एकदम बहुत। और तीसरा है कि नेता की कोई आवश्यकता हमारे देश में है। सारे कानून तो बनाते हैं, जो ड्राफ्ट करते हैं वो अधिकारी बनाते हैं, लोकसभा के द्वारा चुने जाते हैं। मुश्किल से 50, 60, 5-6 लोग होते हैं जो कैबिनेट सचिव तक बन जाते हैं, पहुँचते हैं। 200-500 होते हैं जो राज्य सचिव तक पहुँच पाते हैं, ताकि तो सामान्य नौकरी करके ऐसे गुजर जाते हैं। तो ये लोग ड्राफ्ट करते हैं
तो इन लोगों के लिए बस क्या होता है कि संसद से मंजूरी लेते हैं, तो संसद से क्यों मंजूरी ले, 200 लोगों से क्यों मंजूरी ले? क्योंकि जब ये कार्य पूरे देश पे कानून लागू हो रहा है तो देश के पूरे लोगों से मंजूरी ले। ठीक है, पूरे हम शासन से ही क्यों ना मंजूरी बैठा है, पूरे लोगों से हम क्यों ना मंजूरी ले? तो इसके लिए अब होता चाहिए कि चुनाव पद्धति को समाप्त कर दिया जाए और वह सारे जो भी कैबिनेट नहीं कहेंगे, जो सचिव हैं जिस विभाग के, वो अपना जो भी अगर कोई किसी भी क्षेत्र में सुधार के लिए जो कानून लाना चाहते हैं वो कानून ड्राफ्ट करें और वो मैसेज के द्वारा ये इसके थ्रू इंटरनेट के थ्रू सब पर डाल दें और जनता तो पब्लिक 2 घंटे में राय दे देगी हाँ या नहीं। उनके वेबसाइट पर तो हाँ 1-2 घंटे में आ जाएगा। तो अगर 50 करोड़ मतदाता है, 60 करोड़ मतदाता है राज्य में, तो 10-10 करोड़ ही है राज्य के कानून, तो राज्य के लोग ये भी कहेंगे अगर कुछ कानून है जिले पर, जिले स्तर पर ही उसका ड्राफ्ट हो, जिले की ही जनता उसको तय कर ले उस जिले की। तो ये तो कुछ घंटों का खेल है और आधे से अधिक लोग उसको हाँ कहते हैं तो कानून बन जाए और आधे से हाँ और आधे से नहीं कहते हैं तो कानून निरस्त हो जाए। और ये जनता को ये लगता है मॉनिटरिंग भी जनता कर लोगों की करती रहेगी, अधिकारियों की। अगर जनता को लगता है कि ये अधिकारी बढ़िया काम नहीं कर रहा तो उसके खिलाफ आधे से अधिक शिकायतें जाती हैं तो टर्मिनेट हो। मैं टर्मिनेट कर, जनता कह दे कि मैं इसको टर्मिनेट करती हूँ, एक व्यक्ति भी अगर कह जाए टर्मिनेट किया जाए और सारी जनता उसके साथ हो जाती है टर्मिनेट कर दो, वो टर्मिनेट हो जाए। सीधे जनता का शासन हो, नेता की क्या हो सकता है? जब ये लोकतंत्र है तो हमारा तंत्र होना चाहिए। और अब ये आसान है क्योंकि पहले तकनीक नहीं थी, आज तकनीक है और तकनीक और एडवांस हो जाएगी कुछ समय में। तो हम लोग इस 3 चीजों पे, और एक जो ज्वलंत मुद्दा है जातिवाद, तो जाति के लिए कहेंगे कि हालांकि बड़ी जाति तो उसके बहुत जबरदस्त खिलाफ होंगी क्योंकि उनको तो इसका बहुत लाभ मिल रहा है, छोटी जातियां भले तड़फड़ा रही हैं। तो अगर जाति को अगर समाप्त करना है, जो धर्म के लिए बहुत बड़ा खतरा है हमारे पूरे हिंदू धर्म के लिए, सनातन धर्म के लिए, तो क्यों ना जातियों को समाप्त करने का एक फार्मूला है, अपनी जाति में विवाह करने की मान्यता ही रद्द कर दिया। ऐसा कानून हो जाए व्यक्ति को दूसरे जाति में विवाह ही करना होगा, अपने जाति में जो विवाह करेगा उसको हाँ पनिशमेंट नहीं, वो गैर कानूनी कार्य है। तो गैर कानूनी काम करना, उसके जो बच्चे पैदा होंगे उस विवाह के बाद ना तो उनको नौकरियां मिलेंगी, ना तो उनको मताधिकार मिलेगा, सारी सुविधाएं उनकी भारत सरकार सीज कर देगी, दहेज प्रथा भी रुक जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। अब दहेज प्रथा तो इसी से रुक जाएगा, लेन देन से, क्योंकि लेन देन में दहेज है ही नहीं है। हम सामान आपको भले दे देंगे, कैश कैसे देंगे? तो हाँ रसीद है नहीं है, लड़की को रसीद थोड़ी जारी होगी दहेज की, दूल्हा है 5 लाख का, तो जाना है वाला नहीं है। हाँ उपहार जा सकता है, कुछ उपहार हम दे सकते हैं, लेकिन उपहार पर भी हमारा नियंत्रण है क्योंकि हमने खरीदा है, हमारे खाते से पैसा ट्रांसफर हुआ, उनके खाते से पैसा ट्रांसफर हुआ नहीं है। उसमें और सुधार एक और कैसा था आगे बढ़ करके, अगर हम उपहार देते तो व्यक्ति की जितनी कमाई उसके हिसाब से उपहार हम तय कर देते, क्योंकि जीवन थोड़ा सा नीरस हो जाएगा, थोड़ा उपहार भी हो जाएगा। तो हम एक उपहार तय करते हैं 2 लाख 3 लाख 4 लाख उपहार हम एक सीमा बना सकते हैं कि इतने तक ही हम दे पाएंगे, इससे ज्यादा हम दे ही नहीं पाएंगे। और रही बात विवाह की, तो विवाह में हम लड़की को अपने उपहार देंगे, तो दामाद को उपहार देंगे, आप तीसरे कोई व्यक्ति को होते नहीं उपहार देने की, बिल्कुल नहीं। और दूसरी चीज जब जाति को हम समाप्त कर देंगे और सब दूसरे जाति में चले जाएंगे तो इतने ज्यादा ऑप्शन हो जाएंगे कि लोग और सब योग्य हो जाएंगे, तो योग्य ऑप्शन इतने बेहतर हो जाएंगे कि कोई उसका नाजायज फायदा नहीं उठा पाएगा। अब आप अच्छे ऑप्शन बड़े कम है तो लोग उसकी डिमांड ज्यादा करते हैं, तो हम इतना लेंगे। लेकिन जब ज्यादा लड़के उस प्रक्रिया में शामिल हो जाएंगे, ज्यादा योग्य व्यक्ति मिलेंगे, तो ये चीजें नहीं रह जाएंगी। तो जात, और फिर जब हर व्यक्ति अंतरजातीय विवाह करने के लिए जब बाध्य हो जाएगा तो कौन किसी जात पर उंगली उठाएगा? उंगली उठाएगा नहीं, जाति भी समाप्त हो जाएगी। तो और ये जैसे अदालतें में है पैसा देकर काम करवाना, हो तो सब मैंने बताया कि उसी में खत्म हो जाएंगे। डिजिटल और डिजिटल करेंसी में हो तो सारे अपने आप समाप्त हो जाएंगे। थोड़ा बहुत अपराध चलेगा तो भाई भतीजावाद वाला, रिश्तेदारी वाला, कि डॉक्टर साहब हमारे रिश्तेदार हैं, कोई गलत कार्य किए हैं, थोड़ा सोचेंगे बचा लें। अब एक समस्या होगी कि हम अब इसको करेंगे कैसे? करें कैसे? क्योंकि ये कार्य तभी होगा जब कोई शासन में जाएगा। अब शासन में जाने के लिए भाई लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो पार्टी बनाने की वही है। तो 2014 में हम लोग गुरुजी के साथ मेरा कुछ लोगों को मिलाकर पार्टी रजिस्टर्ड किए, 2 चुनाव भी लड़े, क्योंकि हमारे पार्टी में अधिकतर, क्योंकि इस पूरे लोग हैं कहीं न कहीं से बेईमानी से ज़्यादा धन कमा रहे हैं, तो ये देख रहे हैं कि जिनको बेईमानी से अब धन मिले ही या नहीं, अब तो हमारे साथ जुड़ने में बहुत कतरा रहे हैं, जिनको कहीं से कुछ हल्का फुल्का मिल रहा है, स्रोत धन
उनको धन की प्राप्ति हो रही है तो हम थोड़ा जुड़ने में कतरा रहे हैं। फिर भी हम लोग अपने इस आंदोलन के लिए इस विचारधारा को फैलाने के लिए माननीय अध्यक्ष जी चंचल जी खरवा जी के रूप में हम लोग आगे बढ़े। हमें कि बताया था कि सोचे कि